आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन का बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता मतलब जैव अजैव दो तत्व होते हैं, हम जानते हैं जैव और अजैव। जैव जो होता है, जैव जिसमें जीव है वो जैव है, और जिसमें जीव नहीं है वो अजैव है। जैव और अजैव। जीव जो होते हैं जैसे वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, या मनुष्य हो गया, या अन्य प्राणी जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जिसमें जीव है वो जैव है, और जिसमें जीव नहीं है अजैव है। तो आज इसमें हमें जैव विविधता पढ़नी है, यानी प्रजातियों की विविधता, स्पीसीज की विविधता या लोगों की विविधता कैसे विभिन्न जगहों पर, सीधे शब्दों में कहें तो पारितंत्र के बजाय विभिन्न जगहों पर, जैसे समुद्र में जो रहने वाली मछलियां हैं, शैवाल हैं, या छोटे छोटे अन्य जीव हैं जो प्रवास करते हैं जीव, बड़े मछलियां हैं, या तालाबों में रहने वाला एक अलग पारितंत्र है या अलग व्यवस्था है, या धरती पर रहने वाली एक अलग व्यवस्था, स्थल पर रहने वाली अलग अलग। धरती पर भी अगर आप मरुस्थल में जाएंगे तो अलग व्यवस्था आपको मिलेगी, पहाड़ पे जाएंगे तो अलग जीव प्रजाति मिलेगी आपको वहाँ पर। अगर आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरे तरह के जीव मिलेंगे। वहाँ पर अगर चूहा है तो पहाड़ी चूहा दूसरी तरह आपको मिलेगा, और वहाँ पर रेगिस्तानी चूहा दूसरी तरह का मिलेगा। सांप भी इसी तरह से, कि सांप ऐसे अनुकूलित होते हैं कि वहाँ की पर्यावरण में या वहाँ के लोगों के बीच में छिप जाएं, और पहाड़ का सांप दूसरी तरह होता है, पानी का सांप दूसरी तरह होता है। एक ही प्रजाति भिन्न भिन्न आवासों पर भिन्न भिन्न रूप में परिलक्षित होती है। तो ये होती विविधता। ये इसमें तरह तरह की विविधता पाई जाती है। जो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में वाल्टर जी रोजन ने किया था। 1985 में वाल्टर जी रोजन, इन्होंने सबसे पहले जीव विविधता का प्रयोग किया था। और जीव विविधता की, जैव विविधता की जो आधिकारिक, बायोडाइवर्सिटी की जो आधिकारिक परिभाषा है 1992 के पहले पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। रियो पृथ्वी सम्मेलन में, पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसमें इसकी आधिकारिक परिभाषा दी गई थी जैव विविधता की क्या होता है। तो जैव विविधता में हमने देखा कि इसमें विभिन्न तरह की, एक आवास या एक पारितंत्र में भी विविधता पाई जाती है। जैसे हम एक तालाब को लेते हैं तो तालाब में रहने वाली जो विविधता होती है, जैसे तालाब में विभिन्न तरह की प्रजातियां रहती हैं, उसकी समृद्धि का हिसाब उसमें रहने वाली प्रजातियों के हिसाब से। अगर उसमें प्रदूषित कर दिए उसको, हम किसी तालाब में सीवेज से, लीकेज से प्रदूषित है वो, तो उसमें प्रजातियां धीरे धीरे घटने लगती हैं और वहाँ विविधता कम होने लगती है। जैसे शैवाल नष्ट होने लगते हैं, पानी सड़ने लगता है तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, मछलियाँ मरने लगती हैं। कुछ ही जीव उसमें रह पाते हैं जो कम ऑक्सीजन पर जीवित रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रजाति, ये विविधता जो है, ऐसी विविधता होती है जैव विविधता, इसी को कहते हैं। अगर हम जंगली क्षेत्रों को देखें, जंगलों में देखें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जंगल, जब तक बारिश अगर हो रही है, खूब ढेर सारी बारिश हो रही है, जैसे हमारे वर्षा वन है, भूमध्यरेखीय वर्षा वन है, तो वहाँ पर अगर बारिश खूब ढेर सारी हो रही है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े जीव जंतु तक सब रहते हैं। और वहाँ पर चूँकि तेज़ गर्मी पड़ती है तो उससे अनुकूलित रहने वाले जीव जंतुओं की भरमार होती है। और वही पेड़ पौधे, वही जंगल अगर हम ट्रॉपिकल रीजन से हट करके उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा घने वन नहीं है, तो वहाँ पर प्रजाति विविधता थोड़ी कम हो जाती है। वहाँ पर जीव जंतु थोड़े कम होते हैं, कीड़े मकोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, रेंगने वाले जीव कम हो जाते हैं। और चूँकि जहाँ प्रजाति विविधता होती है वहाँ पर भोजन प्रचुर मात्रा में होता है। वहाँ जो खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे हम कहते हैं ना, डेको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, तो इस तरह से एक जो खाद्य श्रृंखला होती है ये चलती रहती है। और अगर विविधता खूब ज़्यादा है तो वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी तो टिड्डे को ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होगा खाने पीने का। इसी तरह से मेढक को ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होगा, टिड्डा नहीं है तो दूसरी कीड़े मकोड़े को खाएगा। मेढक, सांप को खाने के लिए चूहा भी होगा, वहाँ पर मेढक भी होगा, अन्य जीव भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो खा सकता है। तो इस तरह से प्रजाति विविधता अगर है
या विविधता, अगर जैव विविधता है तो वहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला होती है समृद्ध होती है। अगर जैव बायोडाइवर्सिटी होती है, कोई आवास हैबिटेट अगर आवासीय दृष्टि से या प्रजातीय दृष्टि से समृद्ध होता है तो वहाँ पर खाद्य श्रृंखला बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर सर्वाइव करने के, जीवों के सर्वाइव करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो ये होती है जैव विविधता। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई थी? 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में दी गई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था और 1985 में वाल्टर जी रोजन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है, 3 प्रकार होते हैं इसके। बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है? आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक बायो आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी या प्रजातीय जैव विविधता। और तीसरी होती है कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। कम्युनिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या सामुदायिक या पारतंत्रीय जैव विविधता। ये 3 तरह की जैव विविधता होती है। अब तीनों में देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक हम सीधा सीधा उदाहरण लेते हैं मनुष्य का। अगर आनुवंशिक जैव विविधता ना हो या आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति में ना हो, किसी स्पीसीज में आनुवंशिक विविधता ना हो, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि मनुष्य कहाँ तक रहता है? आर्कटिक सर्किल से लेकर के भूमध्य रेखीय प्रदेशों तक। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में गिनी में जो रहते हैं पिग्मी, ये पेड़ों पर छोटे छोटे साइज इनकी होती है, 2-2, 3-3 फीट के, 4-4 फीट के होते हैं और ये पेड़ों पर घोंसले टाइप का या फिर पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। इनकी साइज छोटी होती है, काले होते हैं और एक का छोटे होने की वजह से भूमध्य रेखा करीब चूंकि ये रहते हैं तो इनमें जो एनर्जी या ऊर्जा का जो लॉस होना चाहिए बड़े शरीर होने की वजह से वो नहीं होता है, कम होता है और ये अपने वहाँ के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अनुकूल रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर बात की जाए आर्कटिक सर्किल में या इग्लू बना के रहने, इग्लू जैसे घर बना के रहने वाले एस्किमो लोग हैं, तो उनमें और इनमें जो आनुवंशिक विविधता होती है, प्रजाति एक होते हुए जो आनुवंशिक विविधता है, उनको पर्यावरणीय क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में रहने के अनुकूल बनाती है। अगर एक पिग्मी को आर्कटिक सर्किल में कर दिया जाए और एक एस्किमो को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कर दिया जाए रहने के लिए, ट्रॉपिकल रीजन में कर दिया जाए रहने के लिए, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनकी बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और 1 दिन 2 दिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उतनी गर्मी नहीं झेल पाएंगे, वो उतनी ठंडी नहीं झेल पाएंगे। पिग्मी जो है आर्कटिक सर्किल में रह करके या ग्रीनलैंड जैसे जगहों पर इग्लू जैसे घर में वो रह करके वो वहाँ का भोजन किस तरह का उनका भोजन होता है उसको नहीं खा पाएंगे, उसको सर्वाइव करना उनके लिए असंभव है। उसी तरह से एक एस्किमो को ट्रॉपिकल रीजन में रहना संभव है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो आनुवंशिक विविधता जो होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ये जो विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में रहते हैं, एक ही प्रजाति के जो जीव रहते हैं,
हमने मनुष्य का उदाहरण दिया, तो उनमें उनके रहने के अनुकूल अनुकूलित करते हुए ये आनुवंशिकीय परिवर्तन करती है। तो ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये हर प्रजाति में पाई जाती है। जैसे हमने बताया चूहे का उदाहरण, चूहा अगर रेगिस्तान में है तो अगर ऑस्ट्रेलिया का हम देखें कि वो क्रिस्टल के रूप में मूत्र त्याग करता है, उसका जो यूरिन होता है क्रिस्टल के रूप में होता है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट में पानी मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में संभव में ऐसी स्थितियों में वो वर्षों से अपने आप को आनुवंशिक रूप से चेंज कर चुका है वो चूहा, कंगारू रेट उसे कहते हैं। यहाँ पर यहाँ का चूहा सामान्य क्षेत्रों का अलग तरह का दिखता है, पहाड़ी क्षेत्रों का अलग तरह का दिखता है। अभी हम इस तरह से तमाम सारे किसी भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग दिखता है। सांप इस तरह होता है, सांप जो है रेगिस्तान में बालू में रहने वाला सांप जो है उसी की तरह अनुकूलित हो जाता है अपने को दूसरे जीवों से बचाने के लिए, जो उसको उसका शिकार कर सकते हैं उन उसी के अनुरूप होता है। शिकारी देख ना पाए इसलिए उस बालू के रंग का ही हो जाता है। तो इस तरह से अपने आप को जेनेटिक डाइवर्सिटी करते हुए ये विभिन्न क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, और ये हर प्रजातियों में पाई जाती है। मनुष्य हो, जीव हों, वनस्पतियाँ हों, वही वनस्पति जो होती है अगर हम निचले रीजन में लगाएं तो बड़े घने पौधे होते हैं, वही अगर उच्च रीजन में लगाएं, ऊपरी अक्षांशों में लगाएं तो वो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए, या अगर हो तो धीरे धीरे उसका जेनेटिक परिवर्तन होते हुए उसी के अनुरूप, अगर बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो नुकीले शंकु हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, और धीरे धीरे जेनेटिक चेंजिंग होती है। तो ये हर प्रजाति, चाहे वनस्पति हो, जीव हो, मनुष्य हो, सब में जेनेटिक चेंजिंग होती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न हम देखते हैं विभिन्न इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में जो प्रजातियां, पारितंत्र में जो प्रजातियां रहती हैं, प्रजातियों में भी विभिन्न इकोसिस्टम में, जैसे जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, या इस तरह से तालाब का पारितंत्र अगर है, किसी वन का पारितंत्र है, इस तरह के अलग अलग में, अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग विविधता होती है। जैसे कहीं पर अगर खाद्य उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है, अनुकूल स्थिति है, तो वहाँ पारितंत्रीय विविधता या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कम है तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। रेगिस्तान में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, भूमध्य रेखा कम होगी और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम पहाड़ के ऊपर जाएं तो उच्च अक्षांशों पर डाइवर्सिटी कम होती है, जैसे निचले अक्षांशों पर आते हैं वो पहाड़ों पर नीचे की तरफ आते हैं, विविधता बढ़ती है, जैव विविधता। इसी तरह से अगर हम उच्च अक्षांशों पर देखें तो विविधता निम्न अक्षांशों की तरफ जाते जाते बढ़ने लगती है, और भूमध्य रेखा पर तो एकदम बहुत ही दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगली है कम्युनिटी इकोसिस्टम और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सामुदायिक या पारितंत्रीय विविधता। इसी तरह से हम देखते हैं कि सामुदायिक विविधता या पारितंत्रीय विविधता, विभिन्न समुद्री पारितंत्र ले लें, फिर स्थलीय पारितंत्र ले लें, या जो पर्वतीय पारितंत्र ले लें, मतलब इस तरह से जो पारितंत्र अलग अलग व्यापक भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उनमें भी विविधता उनके खाद्य श्रृंखला के अनुसार बदलती रहती है। समुद्री पारितंत्र का जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो अलग होती है। एक तालाब पारितंत्र, उसकी जैव विविधता अलग होती है, और इसकी स्थलीय क्षेत्र की जैव विविधता अलग होती है, और इसमें पे स्थिति के अनुसार हमने बताया कि जैव विविधता बदलती रहती है। तब स्पष्ट हो गया होगा जैव विविधता कैसे आप इसको देख सकते हैं, जैव विविधता क्या होती है और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। अगला है दूसरी जो इसमें है, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं। जैव विविधता का मापन, जैव विविधता को मापा कैसे जाता है, तो इसके लिए 2-3 पैमाने हैं। जैव विविधता का मापन, मापन क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भौगोलिक चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर का प्रदूषण, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, हैबिटेट का सिकुड़ना, वनों की कटाई, इसकी वजह से हैबिटेट सिकुड़ रहे हैं। तो अगर हम मापन करते हैं जैव विविधता का, तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि प्रजातियों की संख्या में क्या स्थिति है, किस मात्रा में बढ़ रही हैं, किस मात्रा में विलुप्त हो रहे हैं, किस मात्रा में घट रही हैं। तो इसलिए मापन जरूरी होता है। इसके लिए कई पैमाने बनाए गए हैं। इसमें अल्फा विविधता पहली है, मापन का पैमाना अल्फा विविधता। दूसरी है गामा विविधता, अल्फा बीटा विविधता।
और तीसरी है गामा विविधता, गामा जैव विविधता। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा का बायोडाइवर्सिटी और तीसरी है गामा। अब अल्फा बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, ये किसी एक पारितंत्र में, किसी एक समुदाय या पारितंत्र में, कोई एक पारितंत्र लीजिए, एक पारितंत्र में कोई एक पारितंत्र तालाब का पारितंत्र ले लीजिए, किसी वन का पारितंत्र ले लीजिए, उसमें एक यूनिट क्षेत्र में या एक जो पारितंत्र उसका जो पूरा सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम में प्रजातियों की संख्या को बताती है। इससे हमें उस सिस्टम में उस प्रजाति उस जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में उसकी समृद्धि का पता चलता है, उसकी रिचनेस का पता चलता है कि उसमें प्रजातियों की संख्या घट रही है, बढ़ रही है। अगर उनका हम मापन करते रहें तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो मापन करते हैं वो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी मापन कहलाता है। और उससे हमें उस पारितंत्र के, जिस पारितंत्र का हम करते हैं, उस पारितंत्र की समृद्धि का रेगुलर पता लगता रहता है। अगर उसका आवास का विनाश हो रहा है तो पारितंत्र कोई अगर प्रजाति विलुप्त हो रही है या बढ़ रही है, फॉरेन कोई बाहरी प्रजाति आकर के इन्वेजन करके वहाँ की प्रजातियों को नष्ट कर रही है, तो इसका अंदाज़ा हमें इससे अनुमान लगाने के लिए या उसका रिसर्च करके हम पता लगा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं और उस पारितंत्र को पुनः समृद्ध कर सकते हैं। दूसरी जो होती है, ये जो बीटा विविधता होती है, ये दो पारितंत्र मान लिया है, दोनों पारितंत्र में जैव विविधता की वजह से जो अंतर आता है, जैसे हम नीचे के क्षेत्र में हैं, अगर नीचे के क्षेत्र का कोई पारितंत्र है, पहाड़ के नीचे के क्षेत्र का पारितंत्र है, ऊपर के क्षेत्र के पारितंत्र में जो अंतर आता है, उस अंतर का कारण क्या है, प्रजातियां कब पलायन करने लगती हैं, उन किन परिस्थितियों में पलायन करती हैं। जैसे हम उच्च क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, प्रजातियों की संख्या कम होती है, या उच्च क्षेत्रों से प्रजातियां नीचे के क्षेत्रों में पलायन कर जाती हैं। तो इस तरह का पलायन की स्थिति जानने के लिए हम जो है बीटा डाइवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद गामा डाइवर्सिटी जो होती है, गामा डाइवर्सिटी में हम दो विभिन्न पारितंत्रों के स्थितियों की तुलना करते हैं। दो विभिन्न पारितंत्र जो हैं, जैसे मरुस्थलीय पारितंत्र है, समुद्री पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र है, कोई वन का पारितंत्र है या जलीय पारितंत्र है, इनमें जो बायोडाइवर्सिटी है इनकी तुलना करते हैं, इनमें आपस में जो कोरिलेशन है उसको देखते हैं। और जो बीटा का बायोडाइवर्सिटी है, ये अल्फा और बीटा का गामा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अल्फा और बीटा का गुणनफल होती है। ये जो गामा बायोडाइवर्सिटी होती है ये अल्फा और बीटा बायोडाइवर्सिटी का गुणनफल होती है। अब एक शब्द और आता है जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता की ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम अभी हमने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम उच्च अक्षांशों से ट्रॉपिकल रीजन की ओर चलें, भूमध्य रेखा की तरफ चलें, उच्च अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ चलें तो क्या होता है, प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर चलें तो क्या होता है, प्रजातियों की संख्या घटती है। इसी तरह से विभिन्न पहाड़ों पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, पहाड़ के निचले क्षेत्रों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएं तो प्रजातीय विविधता घटती है, ऊपर वाले क्षेत्रों से नीचे जाएं तो प्रजातीय विविधता घटती है। तो जो ह्रास दर होती है विविधता की ह्रास दर होती है, जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। इसके बाद आता है ये इनका महत्व क्या है, हम जैव विविधता को लेकर के इतने सेंसिटिव क्यों हैं, जैव विविधता का महत्व क्या है। जैव विविधता का महत्व, इसका महत्व क्या होता है।
महत्व में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं। हम जानते हैं कि जो विभिन्न, जैसे धान है, गेहूँ है, अरहर है, मतलब इस तरह से जो हमारे खाने पीने के जो जितने भी चीज़ें हैं, उसमें विश्व की जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उसके केवल 20% से हमारे 85% विश्व के 85% लोगों का भोजन पेट भरता है। यानी 20% वनस्पतियों से ही ये 85% जनसंख्या का पेट भरता है। अब अंदाज लगा सकते हैं आप कि केवल 20% की हमें जानकारी है जिससे हम 85% जनसंख्या का पेट भर लेते हैं। अभी 80% वनस्पतियों का हमें खोजना बाकी है। और इस वजह से अगर हम जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये 20% पर भी संकट आएंगे। इसके अलावा जो हम खोज नहीं पाए हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर कब चले जाएंगे, उनके हैबिटेट कब नष्ट हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना सहज मुश्किल है। दूसरी चीज़ है कि आवासों का विनाश, दूसरा है ये औषधियाँ। अधिकतर औषधियाँ जितनी भी आयुर्वेद की, एलोपैथ की, होम्योपैथ की जितनी भी औषधियाँ हैं वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट से ही बनाई जाती हैं, कहीं न कहीं से वनस्पतियों से जुड़ी होती हैं। जैसे हम जानते हैं कुनैन की छाल से जो है कुनैन गोली बनाई जाती है। तो इस तरह से तमाम सारी लगभग सभी दवाएं, कुछ केमिकल को अगर छोड़ दिया है, एलोपैथिक में कुछ छोड़ दिया है, तो मैक्सिमम जो दवाएं होती हैं उनका मूल स्रोत जो है वनस्पति ही होता है। और अगर हम जैव विविधता के द्वारा उनका नाश करेंगे तो बीमारियों को आमंत्रण देंगे। अगला है मनोरंजन। हम जानते हैं कि हम घूमने कहाँ जाते हैं, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों में, चिड़ियाघर में जाते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र ये सब प्राकृतिक क्षेत्र जो हैं, या प्राकृतिक क्षेत्रों में रेगिस्तान में, इस तरह तमाम सारे जगहों पर जब हम घूमने जाते हैं तो नेचुरल, जहाँ पर आवासों का विनाश नहीं हुआ होता, जो अपने प्राकृतिक रूप में जहाँ आवास होते हैं, हैबिटेट होते हैं, उन जगहों में जब घूमते हैं ज़्यादा सुकून मिलता है, हमें प्रकृति के करीब रहने का एहसास होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर जैव विविधता से, संरक्षण से हमें प्राप्त होंगी। इसके बाद पारितंत्रीय महत्व होता है। जो पारितंत्रीय महत्व, इसका मतलब क्या है? पारितंत्रीय महत्व मतलब अगर हम कोई जो पारितंत्र सुरक्षित रखते हैं, तालाब का पारितंत्र हो, जलीय पारितंत्र हो, स्थलीय पारितंत्र हो, तो वहाँ पर प्रजातियों की विविधता बनी रहती है। क्योंकि धरती पर प्रत्येक जीव एक दूसरे पर आश्रित है, बिना एक दूसरे के संभव नहीं है। अगर मधुमक्खी ना हो तो परागण ना हो, हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ गायब हो जाएं। इसी तरह से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हर प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं और उनकी विविधता ही हमारे जीवन का आधार है। अगर उस पारितंत्र को हम सुरक्षित रखते हैं तो विविधता सुरक्षित रहेगी, और ये विविधता सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए पारितंत्रीय महत्व इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके महत्व के रूप में। इसके बाद है कृषि में महत्व। कृषि क्षेत्रों में हम जानते हैं कि अगर पारितंत्र स्वच्छ है, ठीक से बारिश होगी, वर्षा ठीक से होगी, नमी ठीक से रहेगी, हमारे मौसम हमारे अनुकूल, जिस तरह से हमारी कृषि के अनुकूल बने रहेंगे तो हमारी कृषि अच्छी होगी। और इसके ह्रास जो होता है, अगर पारितंत्रीय ह्रास होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये देखते हैं। कैसे कैसे हमारे पारितंत्रीय ह्रास होता है, जैव विविधता का जो ह्रास होता है, जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है? पहले तो आवासों का विनाश। कैसे होता है? आवासों का विनाश। हम जानते हैं कि हम जंगल को लगातार काटे जा रहे हैं, रोड बनती है तो पेड़ काटे जाते हैं। इसी तरह से जो वेटलैंड्स हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं, वेटलैंड्स ख़त्म होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, वन सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इससे वहाँ उसमें रहने वाली प्रजातियाँ, हम जानते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्या होती हैं,
हमारे धरती का गुर्दा है वो टॉक्सिक पदार्थों को सोख करके उसको एक उन्नत रूप प्रदान उसको पुनः शुद्ध कर देती हैं जितने टॉक्सिन्स होते हैं। इसी तरह से वन हमारे जो है अमेजन के वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। तो अगर वहाँ के वन सिकुड़ रहे हैं तो ये आवासों का सिकुड़ना जो है हमारे ऊपर कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। आवासों का विनाश जो हो रहा है उससे पारितंत्रीय वहाँ के जीव जंतु कम हो रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में बाघों का या मनुष्यों का, हाथियों का, केरल के क्षेत्रों में हाथियों का मनुष्यों का टकराव, इसकी वजह से हाथियों की हत्या कर दी जाती है। तो उनके प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, वन नष्ट हो रहे हैं, प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। इससे हम भी नष्ट होने के करीब करीब इन आवास स्थलों के विनिष्ट होने से हम अपने आप को विनिष्ट करने के एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगला अगर देखा जाए तो विदेशी जो जैव विविधता के ह्रास का कारण है विदेशी प्रजातियों का आगमन। जैसे पिछले 60 या 70 के दशक में जब कांग्रेस घास जिसे कहते हैं पार्थेनियम आई थी तो वो इतनी तेज़ फैली कि वो और वनस्पतियों पेड़ पौधों को उगने का मौका ही नहीं देती, लगातार फैल जाती है। जलकुंभी हम देते हैं जलीय पारितंत्र में, वो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त होती है और जहाँ भी जाती जिस भी क्षेत्र में जाती है तो वहाँ के पारितंत्र को नष्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये सारे पोषण ये खुद ही लेती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशी प्रजातियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण, हमारा प्रदूषण, सारे जलीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब चीज़ों से इन जगहों पर रहने वाली प्रजातियां विनिष्ट हो रही हैं और प्रजाति विविधता कम हो रही है, जैव विविधता कम हो रही है, लगातार जो है इससे कम होता जा रहा है। जनसंख्या और गरीबी की वजह से क्या होता है? जनसंख्या और गरीबी। अब ये पूछा जाए कि इसमें क्या जैव विविधता नाश में इसका क्या कारण है, तो जनसंख्या और गरीबी हम जानते हैं, अगर ज़्यादा जनसंख्या है, गरीबी है, तो क्या करती है, अपने जीवन के साधनों के लिए अधिकतर प्रकृति पर निर्भर होती है और जीवित पेड़ों को झूम खेती मान ले कर रही है। तो झूम खेती करने से क्या होता है कि अस्थायी पारितंत्र को जला देती है, जंगली क्षेत्र को जलाती है, वहाँ खेती करती है, छोड़ के चली जाती है। अब वहाँ पर जहाँ पर जला दिया था वहाँ पर मिट्टी के जो अच्छे जीवाणु वो भी जल जाते हैं, तो वहाँ पर एक पारितंत्र डेवलप होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं पुनः। तो मनुष्य अगर गरीब है तो वो जैव विविधता ह्रास में कारण बनता है, इसलिए गरीबी दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्राकृतिक कारण, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसकी वजह से पारिस्थितिक पारितंत्र नष्ट होता है। लेकिन अगर प्राकृतिक कारणों से नष्ट होते हैं तो उसका पुनर्सृजन जल्दी होता है, लेकिन मानव जनित कारणों से अगर होता है तो उसका पुनर्सृजन का प्रयास हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने रोड बना दिया तो वहाँ पर पेड़, उस क्षेत्रों में पेड़ उस स्तर पर नहीं लग पाते हैं और पुनः उस तरह का पारितंत्र डेवलप करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और पुनः नई सड़क बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में उसको हम नहीं डेवलप कर पाते हैं। इसी तरह से तमाम सारे क्षेत्रों में जैव विविधता का, हम जानते हैं जैव विविधता ह्रास के अभी भी लगातार जो है इसके प्रयास, रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं। तमाम सारे सम्मेलन होते हैं हमेशा, पृथ्वी सम्मेलन इसका शुरुआत थी, कई पृथ्वी सम्मेलन हो चुके हैं। इसका आगे क्लास में हम देखेंगे कि कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, उनमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। अगली क्लास इससे जो होगी हमारी जैव विविधता को संरक्षण के क्या क्या उपाय गए हैं, इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, स्वस्थाने क्या है, बहिर्स्थाने क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।